फ्रेंड हेलो फ्रेंड। आज हम 10th क्लास के लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर 2 संघवाद के पार्ट 2 में है। आइए भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को हम पढ़े कि हमारे यहाँ पूरे देश के लिए जो सरकार है उसे हम संघ सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं, प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार जो राज्यों की व्यवस्था देखती है, और स्थानीय सरकार जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका जो स्थानीय मुद्दों को देखती हैं। तो ये 3 स्तर की सरकारें हमारे यहाँ कार्य करती है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि उनके अधिकार क्षेत्रों को बांट दिया गया है। इसमें हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पढ़ते हैं। जो पूरे देश में जिन विषयों के लिए एक नीति बनानी होती है उन विषयों को हम संघ सूची में रखते हैं, जिसमें बैंकिंग, मुद्रा, विदेशी मामले, रक्षा, ये सारे इन सब चीजों में रणनीति एक जैसी बनानी होती है पूरे देश के लिए। इसीलिए ये संघ सूची के विषय हैं और ये केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। राज्य सूची के विषय में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि कई विषय ये राज्य सूची के विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत ये आते हैं। तीसरी सूची हम देखते हैं समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, उत्तराधिकारी आदि विषय आते हैं और इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों का है। पर यदि दोनों के कानूनों में टकराव हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब सवाल यह आता है कि बहुत सारे विषय संविधान बनने के बाद आए, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, साइबर जैसे कई विषय हैं ऐसे, इसे संघ सूची में जोड़ा गया। अब हम देखते हैं संघीय व्यवस्था भी 2 तरीके से गठित होती है, जिसमें किसी बड़े देश को अपने यहाँ की विविधता को देखते हुए अलग अलग राज्यों का गठन करना होता है और फिर उन राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच शक्ति बांट दी जाती है। और हम देखते हैं हमारे यहाँ भी यही व्यवस्था है। और इसी तरह की संघीय व्यवस्था में क्या होता है, कई बार किसी राज्य को विशेष अधिकार भी मिल जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ हिमाचल, जम्मू कश्मीर को कई विशेष अधिकार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में कोई जमीन नहीं ले सकता, कोई वहां जाके बस नहीं सकता, उनका अपना संविधान चलता है ना। परंतु अब वह अधिकार उनके पास वह अधिकार भी नहीं रहे। अब तो वह राज्य भी ना होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। और कई राज्य ऐसे हैं हमारे यहाँ जिनका क्षेत्रफल कहे या आबादी के हिसाब से कहे वह इतने बड़े भी नहीं थे कि उन्हें एक अलग राज्य बनाया जाता, और ना वह इतने छोटे थे कि उन्हें किसी दूसरे राज्य में विलय कर दिया जाता। उनका शासन केंद्र के द्वारा चलता है। ऐसे कई राज्य हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जैसे चंडीगढ़, अंडमान, दिल्ली, लक्षद्वीप, ये सारे प्रदेश। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। हम देखते हैं कि अधिकारों की इस व्यवस्था को बदलना आसान नहीं है, केवल संसद इसमें बदलाव नहीं कर सकती। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत चाहिए और राज्य की विधानसभाओं का भी इसमें मत होना जरूरी है। सरकार चलाने और अपने कार्य के निर्वाह के लिए दोनों के केंद्र व राज्य सरकार के राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। अन्य संघीय व्यवस्थाओं की तरह हमारे देश में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर किसी के अधिकारों में केंद्र या राज्य सरकारों के बीच कोई भी टकराव होता है तो यहाँ पर न्यायपालिका जो निर्णय देती है वह सबको मानना होता है। और हमारी संघीय व्यवस्था के जो संविधान है उसकी एक विशेषता ये भी है कि हमारा संविधान लिखित व कठोर संविधान है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें बदलाव जो संविधान के हमने का मौलिक प्रावधान है उसे हम आसानी से नहीं बदल सकते, इसीलिए उसे कठोर भी कहा गया है। तो ये हमने पढ़ा भारतीय संघीय व्यवस्था, उसकी विशेषता,
इसमें हमने केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पढ़ी। आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।